हे गाइस, तो कैसे हो सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वैलोड स्टार के न्यू एपिसोड 193 को, जिसका हम सभी को इंतजार था। हम फाइनली स्वैलोड स्टार एपिसोड 193 को काफी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। लुओ फैंग आउटर वर्ल्ड बैटलफील्ड में ब्लेड रिवर किंग के नाम से फेमस होने के बाद अब वो इस बैटलफील्ड के सबसे डेंजरस प्लेस, सबसे मिस्टीरियस एरिया स्टार टावर की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी जगह है यूनिवर्स के बड़े बड़े पावर हाउसेस भी यहाँ जाने से डरते हैं। इस एपिसोड में नए दोस्त, पुराने दुश्मनों के रिश्तेदार और ऐसे खतरे हैं जो कि लुओ फेंग की विल पावर और उसके लिमिट को टेस्ट करेंगे। तो क्विक रिकैप करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग टोटल 14 इमोर्टल किंग को किल करके, इंक्लूडिंग पर्पल बेल किंग, इन सभी को मारकर पूरे यूनिवर्स में ब्लेड रिवर किंग के नाम से फेमस हो जाता है। लुओ फेंग के डर से काफी सारे इमोर्टल किंग भी बैटलफील्ड से भाग जाते हैं। साथ ही लुओ फेंग ने एरो किंग को अपना स्लेव बना लिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत एक फनी सीन से होता है। हम देखते हैं बबाता को, जो कि अपनी कैजुअल और क्रीपी स्टाइल में लुओ फेंग के नए बने स्लेव को परेशान कर रही थी। याद है ना, एरो किंग, वो पावरफुल इमोर्टल वॉरियर जिसे लुओ फेंग ने पिछले एपिसोड में हराकर अपना सोल स्लेव बना लिया था। अब वो लुओ फेंग का लॉयल स्लेव बन चुका है। बबाता उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम तो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन हमेशा एक टफ गाय की तरह बनने की एक्टिंग क्यों करते हो। इस पर एरो किंग, जो कि अपनी वॉरियर प्राइड को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो तुरंत ही डिफेंसिव मोड में आ जाता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं एक टफ गाय हूँ, मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। उसका रिएक्शन देखकर बबाता उसका मजाक बनाती है। वो कहती है, रियली, पर तुम तो पहले काफी शांत और सीरियस टाइप के लगते थे। इस पर एरो किंग उसे जवाब देता है कि उसकी लॉयल्टी और लुओ फेंग के लिए उसकी रिस्पेक्ट वो साफ साफ अपने मास्टर के सामने जाहिर करना चाहता है। वो कहता है, मैं अपने मास्टर के सामने अपने रियल फॉर्म में ही दिखूंगा। लुओ फेंग, जो कि पास में ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था, हल्का सा स्माइल करता है। उसे पता था कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। एरो किंग की लॉयल्टी देखकर लुओ फेंग उसे रिवॉर्ड देने का फैसला करता है। वह अपने स्पेस रिंग से पर्पल बेल किंग ट्रेजर देता है और बताता है कि ये पर्पल क्लॉक ट्रेजर है। ये उन पावर हाउसेस के लिए बेस्ट है जो कि फायर और स्पेस लॉ को मास्टर कर चुके हैं। तो तुम इस वेपन को मास्टर करने की कोशिश करो। इससे हमें एरो किंग की एबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है कि वो फायर और स्पेस दोनों ही पावरफुल लॉस का एक्सपर्ट है। अब पर्पल बेल ट्रेजर को देखकर एरो किंग काफी ज्यादा खुश होता है और सीधा ही लुओ फेंग के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मास्टर, आप तो काफी अच्छे हो। उसकी रिएक्शन को देखकर लुओ फेंग और एलिना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब एरो किंग पर्पल बेल वेपन को एक्टिवेट करता है और उसे मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग, बबाता, अतुका, लुओ फेंग, एलिना, सब एक्साइटेड होकर एरो किंग को देख रहे थे कि कब वो इस वेपन को मास्टर करेगा। पर एरो किंग को इसे मास्टर करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। इसमें तो लुओ फेंग, अतुका, बबाता, एलिना सभी को नींद भी आ जाता है और अब भी एरो किंग उसे मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। तभी बबाता की नींद खुलती है और वो देखती है कि ये बंदा एरो किंग तो अब भी इस वेपन को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। पर वो एरो किंग पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फौरन ही उसके पास जाती है। वो देखती है एरो किंग भी आराम से सो रहा है, तो गुस्से में बबाता उसे जोर से चाटा मारती है, जिससे एरो किंग भी होश में आता है और दोबारा से फॉर्मेशन बनाकर उसे मास्टर करने लगता है। और फिर कुछ देर के बाद फाइनली वो उस वेपन को अपने बॉडी के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। मतलब कि एरो किंग पर्पल बेल वेपन को मास्टर कर चुका है। ये देखकर सारे लोग एरो किंग के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर एरो किंग मास्टर करने के बाद आराम से खराटे ले रहा था। सीन शिफ्ट होती है होंग एलायंस में। यहाँ लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग ड्रिंक करते हुए आपस में बात कर रहे थे। स्टार फैंटेसी किंग लुओ फेंग से पूछती है, क्या तुम स्टार टावर जा रहे हो। इस पे लुओ फेंग कहता है, हाँ, क्योंकि मेरा मिलिट्री मेरिट कोटा बहुत पहले ही अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुका है, इसलिए मैं आउटर बैटलफील्ड से बाहर जाने से पहले आउटर बैटलफील्ड के मोस्ट डेंजरस प्लेस स्टार टावर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। स्टार फैंटेसी किंग कहती है, स्टार टावर विजिट करना तुम्हारे लिए वर्थ इट रहेगा, क्योंकि इस जगह पे सबसे रेयर और पावरफुल ट्रेजर सेलिंग ट्रेजर से किसी भी पावरफुल बीइंग को आसानी से कैद कर सकते हैं। और बस सेलिंग ट्रेजर के लिए पहले भी 4 पिनाकल रेस इसे पाने के लिए काफी डेंजरस बैटल किए थे। पर सेलिंग स्टार 1000 ईयर में अपेयर होती है, वो भी बिना किसी पैटर्न के। मतलब कि कोई गेज नहीं कर सकता कि स्टार टावर 1000 ईयर के बाद कब अपेयर होगी। ये बिना किसी पैटर्न के अपेयर होती है, तो इसे गेज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है। और इस बार भी 4 पिनाकल रेस के लाखों इमोर्टल वॉरियर सेलिंग स्टार ट्रेजर के लिए स्टार टावर में गैदर हुए हैं। इस पर लुओ फेंग स्टार फैंटेसी किंग से कहता है, इस बार मैं भी अपना लक ट्राई करूंगा। स्टार फैंटेसी किंग भी उसे अप्रिशिएट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं लुओ फेंग स्टार टावर के लिए निकल चुका है। वो अपने स्पेसशिप से यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होकर काफी फास्ट
स्टार टावर प्लेनेट की ओर आगे बढ़ रहा था, जहाँ उन्हें स्पेस में एक नेबुला दिखता है। बबाता इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो इस यूनिवर्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो बताती है कि यह नेबुला तो येंजी कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा बड़ा है, और लिटरली येंजी कॉन्टिनेंट से यह यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा है। फिर एरो किंग उन्हें बताता है कि स्टार टावर 9 लाइट ईयर में फैली है, और क्योंकि इसने काफी सारे कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर स्वेलो किया है, इसलिए ये 9 स्पाइरल नेबुला फॉर्म हुई है। और हाँ, वाकई में ये नेबुला दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एरो किंग इतना कहते ही उसे नींद आ जाती है और वो सोने लगता है, तो दोबारा से बबाता उसे जोर का चाटा मारती है। फिर एरो किंग दोबारा से बताने लगता है कि स्टार टावर एक्चुअल में पावरफुल वॉरियर के लिए बिल्कुल ही नाइटमेयर की तरह है। इवन के यूनिवर्स वेनरेबल पावर हाउसेस भी इस टावर के अंदर काफी बुरी तरह मारे जाते हैं। ये सुनकर तो बबाता काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है फिर तो ये टावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर बबाता लुओफेंग को आवाज देती है, पर लुओफेंग तो उन स्पाइरल सी नेबुला को ही देख रहा था, और अचानक ही उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है। बबाता पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। लुओफेंग बताता है कि जब से वो इस यूनिवर्स में एंटर किया है, अचानक ही उसे ऐसी आवाजें आ रही है जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो, और अंदर ही अंदर उसका सोल फटता ही जा रहा है। उसे कोई पावरफुल सी एनर्जी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि पहले जब यंसन क्लैन का मेटल पीस लुओफेंग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, सेम वैसे भी स्टार टावर भी उसे अट्रैक्ट कर रहा है। पर इस बार स्टार टावर की अट्रैक्शन पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और लुओफेंग इस स्पाइरल सी नेबुला के अंदर एंटर करता है। लुओफेंग स्टार टावर के एंड में आने के बाद जैसे ही एक नेबुला ओपन होती है, लुओफेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए ट्राई करने लगता है कि कहीं ये टावर उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट ना कर ले। लुओफेंग अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस टावर के अंदर स्प्रेड कर देता है, ताकि स्टार टावर उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर ले, पर स्टार टावर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। लुओफेंग दोबारा ट्राई करता है। इस बार वो अपने ईटिंग ग्रास से अपने फिंगर को कट करके उस टावर पे अपना ब्लड सेक्रीफाइस करता है, और होप कर रहा था कि शायद इस बार ये टावर उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर ले, पर इस बार भी फेल हो जाता है। लुओफेंग को यही सब काफी अजीब लगता है, क्योंकि शुरुआत से उसे ये टावर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, और अब जब लुओफेंग इस टावर के पास आ चुका है तो ये टावर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लुओफेंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो खुद से ही कहता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और वो इस टावर के अंदर एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए वो अंदर जाने लगता है। पर जैसे ही एरो किंग और लुओफेंग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों ही किसी पोर्टल से होकर काफी तेजी से नीचे गिर रहे थे। लुओफेंग बताता है कि स्टार टावर के अंदर काउंटलेस मूविंग फॉरबिडन स्पेस मौजूद है, जो कि इस टावर के हिडन चैनल से कनेक्टेड है, और अचानक ही वो दोनों पोर्टल से होकर स्टार टावर के किसी फॉरबिडन एरिया में पोर्टल के थ्रू नीचे गिर रहे थे। एरो किंग अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है ताकि वो नीचे गिरने से बच जाए। उसका आर्मर तो सेफली नीचे लैंड कर जाता है। लुओफेंग भी नीचे आ चुका था, पर अब भी एरो किंग इतना छोटा था कि वो हवा में गिर रहा था। वो फौरन ही अपने आर्मर की मदद से बचने की कोशिश करता है, पर उसका रिस्पॉन्स भी लेट था और एरो किंग नीचे गिर जाता है। फिर बबाता भी वहाँ पे अपेयर होती है और बताती है कि ये स्टार टावर का फॉरबिडन स्पेस है। इधर एरो किंग उन्हें बताता है कि इस फॉरबिडन स्पेस में डिटेक्शन डिवाइस, वर्ल्ड प्रोजेक्शन, मेंटल एक्सप्लोरेशन, टेलीपोर्टेशन ये सब करना बिल्कुल ही बैन है, और अगर किसी को इस टावर से बाहर जाना है तो वो केवल बस अपने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन मेथड को यूज करके ही बाहर जा सकता है, और हम बस ट्रैवल करके ही दूसरे फॉरबिडन स्पेस में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सारे फॉरबिडन स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और एरो किंग ये सब बताकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे किसी चीज की महक आती है और वो अपने मास्टर लुओफेंग को अलर्ट करता है। तभी हम देखते हैं उनके पीछे से एक जायंट सा सेंटीपेड उन पे हमला करने वाला था। एरो किंग फौरन ही अपने आर्मर में जा रहा था ताकि वो इस सेंटीपेड से फाइट कर सके। वो फौरन ही अपने आर्मर में आकर बस एक ही अटैक में इस सेंटीपेड के बॉडी को काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इससे उस सेंटीपेड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वो दोबारा से आकर लुओफेंग पे हमला करने वाला था, और ये काफी ज्यादा जायंट है। इधर हम देखते हैं एरो किंग उसके बॉडी को पकड़कर बार बार हमला कर रहा था ताकि वो इसे दूर ले जाकर मार सके। एरो किंग उस सेंटीपेड को काफी दूर फेंक देता है, और हम देखते हैं वो सेंटीपेड काफी तेजी से जमीन के अंदर चला जाता है। फिर तभी अचानक ही वो सेंटीपेड और भी ज्यादा जायंट फॉर्म में बाहर निकलता है। एरो किंग एरो अटैक से हमला करने के लिए तैयार था, पर वो सेंटीपेड चारों तरफ से फैल कर उन्हें घेर लिया था। लुओफेंग बताता है कि यह इस फॉरबिडन स्पेस का गार्ड है, और ये इस फॉरबिडन स्पेस की 1000 किलोमीटर तक गार्डिंग करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि ये फॉरबिडन गार्डियंस मैकेनिकल पपेट्स होते हैं, इसलिए ये सभी पपेट्स सोल अटैक से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अगर हमें इन्हें किल करना है तो हमें इसके एनर्जी कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम इन्हें किल कर पाएंगे। और वो पपेट काफी गुस्से में सीधा लुओफेंग पे हमला करता है। साथ ही वो सेंटीपेड चारों
तरफ से घेर कर अपने मैकेनिकल बॉडी से उन पे अटैक कर रहा था। इसी को डॉज करने के लिए एरो किंग एरो अटैक करके उस सेंटीपेड के हमले को ब्लॉक करता है। साथ ही वो एक साथ डबल एरो अटैक करके वहाँ पे एक्सप्लोजन करके सेंटीपेड को डाइवर्ट करता है। अभी लुओ फेंग कुछ खास अटैक तो नहीं कर रहा। इधर एरो किंग काफी तेजी से दौड़ते हुए ऊपर जाकर दोबारा से उस पे एरो से हमला करता है, जिससे वो सेंटीपेड काफी बुरी तरह घायल हो गया था। दूसरी ओर लुओ फेंग के पीछे अब गुस्से में वो सेंटीपेड एरो किंग पे काफी जोरदार हमला करती है, जिससे एरो किंग बहुत ही दूर पीछे जाकर गिरता है। एरो किंग दोबारा से उठकर उस सेंटीपेड पे एरो से हमला करता है, पर वो सेंटीपेड अपने सारे ही टेल में लगे मैकेनिकल नेल से एरो किंग के हमले को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इस और लुओ फेंग अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए एरो किंग की हेल्प लेता है और बस एक ही स्लैश अटैक में वो सेंटीपेड को काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सेंटीपेड इस अटैक से काफी बुरी तरह घायल हो गया था, तो अब वो खुद को बचाने के लिए अपने बॉडी को श्रिंक करके हमला करने वाला था, पर इससे लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसके एक ब्लेड स्ट्राइक से उसकी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस वो काफी बुरी तरह घायल हुआ। लुओ फेंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि वो सेंटीपेड और भी फास्ट मूव करते हुए लुओ फेंग पे हमला कर देती है और लुओ फेंग भी स्कॉट फॉर्मेशन टेक्निक को यूज करके उससे बचने की कोशिश कर रहा था, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो सेंटीपेड लुओ फेंग के काफी क्लोज आ गया था। तभी एंट्री होती है एरो किंग की। वो अपने बेल वेपन को यूज करता है और काफी एक्शन के साथ इस बार डबल एरो अटैक उस सेंटीपेड पे करता है और एरो किंग की यह अटैक उस इंसेक्ट को काफी बुरी तरह घायल कर देती है। दोनों एरो अटैक से वो सेंटीपेड बिल्कुल ही शांत हो जाता है, जैसे कि वो मर चुका हो, पर थोड़ी देर में वो दोबारा से मूव करने लगता है। एरो किंग और लुओ फेंग को लग रहा था कि उसने इस सेंटीपेड को मार दिया, पर वो सेंटीपेड तो जहाँ से उसका बॉडी काफी बुरी तरह घायल हुआ था खुद पर ही हमला करके अपने बॉडी के 2 टुकड़े कर लेती है और अब वहाँ पे 2 सेंटीपेड फॉर्म हो चुके थे। एक सेंटीपेड लुओ फेंग पे स्ट्राइक करती है, साथ ही इस स्ट्राइक के साथ वो सेंटीपेड एक डोमेन क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर अब लुओ फेंग और एरो किंग फंस चुके हैं। एरो किंग बहुत ही फास्ट गुस्से में सेंटीपेड पे हमला करने जाता है, पर वो देखता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है। इधर लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए एरो किंग को नोटिस करता है, तो वो एक इनविजिबल सी पावर के बीच फंस चुका है। इसी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सेंटीपेड बहुत ही तेजी से एरो किंग को किल करने जा रहा था। इतने में लुओ फेंग फौरन अपने सीवर विंग को एक्टिवेट करता है और काफी सारे स्लैश अटैक करके एरो किंग को पहले तो आजाद करता है और अब दोनों ही वहां से फौरन ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। लुओ फेंग आसानी से उस डोमेन को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। अब बाहर आते ही दोनों ही सेंटीपेड बहुत ही फास्ट मूव करते हुए दोनों पे हमला कर रहे थे और अब लुओ फेंग काफी अच्छे से फाइट कर रहा है। वो यांगसेन वेपन को यूज करता है ताकि वो दोनों सेंटीपेड को दूर कर सके। इतने में एरो किंग उन इंसेक्ट पे काफी सारे एरो से हमला करता है, जिससे वहाँ एक सेंटीपेड पे काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होता है और लुओ फेंग दूसरे सेंटीपेड को अपने स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए दूर फेंक रहा था। दूसरी ओर एरो किंग भी दूसरे सेंटीपेड को कंट्रोल करके उसे भी दूर कर रहा था। अब दोनों ही लुओ फेंग और एरो किंग दोनों इंसेक्ट को आपस में टकरा देते हैं, जिससे वहाँ काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब एरो किंग दोनों ही इंसेक्ट पे एरो अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है। इतने में वो इंसेक्ट उस पे लेजर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए एरो किंग अपने पर्पल बेल वेपन को यूज करता है और आसानी से उस इंसेक्ट के अटैक से बच जाता है। लुओ फेंग कहता है कि ये इंसेक्ट तो काफी ज्यादा टफ है। तभी अचानक ही वहाँ का लैंड शेक करने लगता है। लुओ फेंग कहता है ये सब क्या हो रहा है। यूजुअली स्टार टावर का इंटीरियर तो काफी ज्यादा शांत रहता है और ऐसा शेक तभी होता है जब सीलिंग स्टार अपीयर होने वाला होता है या फिर जब कोई दूसरे पावरफुल वॉरियर भी इस टावर के अंदर एंटर किए हों। एरो किंग कहता है शायद सीलिंग स्टार ट्रेजर अपीयर होने वाला है और ये ट्रेजर जरूर मेरे मास्टर को मिलेगी। इतने में वहाँ का पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। एरो किंग बताता है कि यहाँ पे एग्जिट पास एक्टिवेट हुआ है, मास्टर हमें फौरन ही यहाँ से निकलना होगा। और अब लुओ फेंग और एरो किंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उस पोर्टल की ओर जा रहे थे, पर वो दोनों गार्ड्स इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो लुओ फेंग और एरो किंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि ये सीक्रेट स्पेस धीरे धीरे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। लुओ फेंग और एरो किंग उस पोर्टल से होकर स्टार टावर के उसी चैनल में आ जाते हैं जहाँ से वो दोनों इस सीक्रेट स्पेस के अंदर गए थे। तभी एरो किंग को यूनिवर्स में सीलिंग स्टार ट्रेजर दिखता है। वो फौरन ही लुओ फेंग को इस बारे में बताता है। लुओ फेंग बताता है कि ये स्टार तो ऑर्डिनरी प्लैनेट के साइज से बहुत ही ज्यादा ह्यूज है और इसका ऑरा ऐसा है कि इस ऑरे से मेरा हार्ट काफी तेजी से पंप कर रहा है और ये यूनिवर्स के एंडलेस वॉइड में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। फिर वो चैनल के वॉल को टच करने की कोशिश करता है। एरो किंग बताता है कि सीलिंग स्टार का लोकेशन एक इनविजिबल बैरियर के अंदर अपीयर होता है और ये इनविजिबल बैरियर ही सीलिंग स्टार टावर के एग्जैक्ट लोकेशन को प्रोटेक्ट करती है और हमें सीलिंग स्टार टावर के अंदर बस केवल फॉरबिडन स्पेस के थ्रू ही एंटर
कर सकते हैं। इस पे लुओफिंग कहता है तो अगर हमें सीलिंग स्टार तक पहुंचना है तो हमें काफी सारे फॉरबिडन स्पेस से गुजरना होगा और इन फॉरबिडन स्पेस में काफी सारे डेंजरस गार्ड्स भी मौजूद हैं और किसी को नहीं पता कि हमें कितने सारे फॉरबिडन स्पेस को क्रॉस करने के बाद सीलिंग स्टार तक जाने का पोर्टल मिलेगा और इस ट्रेजर को पाने के लिए सारे रेसेस मौजूद हैं। हमें बाकी रेसेस से भी फाइट करना होगा, तब जाकर किसी एक को ये ट्रेजर मिलेगी। लुओफिंग की ये सारी बातें सुनकर एरो किंग भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो कहता है अगर मास्टर अपनी फुल पावर को यूज करके इन फॉरबिडन स्पेस में बैटल करेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं भी अपने फुल पावर के साथ फाइट करूंगा और इस बार मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैं झपकी नहीं लूंगा। और लुओफिंग उसे इशारा करता है कि नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एरो किंग भी अपने मास्टर को इशारा करता है। फिर लुओफिंग कहता है चलो, और वो दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लुओफिंग और एरो किंग पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे फॉरबिडन स्पेस में आ चुके थे, जहाँ लुओफिंग के सामने काफी सारे गार्ड्स आकर उस पे हमला करते हैं। लुओफिंग उनसे फाइट करते हुए बताता है कि ये स्टार टावर काफी ज्यादा अनफ्रेंडली है क्योंकि यहाँ अचानक से ही गार्ड्स अपीयर हो जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही फॉरबिडन स्पेस में गार्डियंस मौजूद हैं और इन सभी गार्डियन का बस एक ही इंटेंशन होता है, जो कोई भी इस फॉरबिडन स्पेस के अंदर एंटर करे उसे पूरी तरह से किल कर दो। इसमें लुओफिंग और एरो किंग काफी पावरफुल वॉरियर का सामना करते हैं। लुओफिंग बताता है कि वो काफी सारे पावरफुल वॉरियर का सामना किया है, इवन कि उसे किंग लेवल एक्सट्रीम पावरफुल वॉरियर का भी सामना हुआ। लुओफिंग ने उन दोनों को डिफीट कर दिया। अब एरो किंग और लुओफिंग सभी को डिफीट करने के बाद आगे बढ़ रहे थे और क्योंकि एक फॉरबिडन स्पेस को डिफीट करने के बाद ही दूसरे फॉरबिडन स्पेस में जा सकते थे। और लुओफिंग एरो किंग से थैंक यू बोलता है क्योंकि वो भी उसके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। अंदर एरो किंग लुओफिंग से अपनी अप्रिसिएशन सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एरो किंग और लुओफिंग दूसरे फॉरबिडन एरिया में आते हैं। तभी लुओफिंग को किंग तियानचिन की कॉल आती है। मैं यहाँ पे एरो किंग का नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि लोगों को एरो किंग और एरो किंग में कंफ्यूजन ना हो। किंग तियानचिन लुओफिंग से बता रहा था। लुओफिंग पूछता है कि क्या तुम्हें भी फॉरबिडन गार्डियंस ने हमला किया? किंग तियानचिन कहता है हाँ, और अब स्टार टावर के अंदर सीलिंग स्टार अपीयर होने वाला है, ऐसा काफी सारे लेजेंडरी वॉरियर कह रहे हैं और इसी वजह से काफी सारे फॉरबिडन स्पेस के गार्डियन काफी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। ये सारे हिंट हमें साफ साफ बता रहे हैं कि जल्दी सीलिंग स्टार ट्रेजर अपीयर होने वाला है। तियानचिन कहता है पर दिक्कत की बात ये है कि फॉरबिडन स्पेस सारे क्लैन वॉरियर को गाइड करती है, जिससे अब सारे ही क्लैन के वॉरियर को पता चल चुका है कि सीलिंग स्टार ट्रेजर अपीयर होने वाला है। इससे इस टावर के अंदर और भी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। लुओफिंग समझ जाता है कि हम और भी ज्यादा डीपर जाएंगे तो हमें दूसरे रेसेस के पावर हाउसेस को फेस करना होगा। तियानचिन लुओफिंग से कहता है तुमने सही समझा और ये एलियन रेसेस इन गार्डियन से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो हमें इन एलियन रेस से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लुओफिंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और अब लुओफिंग एरो किंग के साथ आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होती है दूसरे फॉरबिडन स्पेस में। यहाँ पे लुओफिंग एरो किंग के साथ आता है। लुओफिंग बताता है कि उसका मिलिट्री सिस्टम किंग तियानचिन की लोकेशन बता रहा है और उसके अकॉर्डिंग किंग तियानचिन उसके काफी ज्यादा क्लोज है। लुओफिंग एरो किंग से कहता है यह हमारे लिए बेहतर है, किंग तियानचिन और हम मिलकर उन एलियन रेस से फाइट करेंगे और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। पर लुओफिंग की इस बात पर एरो किंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इस पर लुओफिंग और बवाता दोनों ही समझ जाते हैं कि एरो किंग दोबारा से सो गया है। बवाता गुस्से में उसके आर्मर को ओपन करती है और हम देखते हैं एरो किंग तो मजे से सो रहा था, वो भी ऑटो पायलट को एक्टिवेट करके, ताकि किसी को पता ना चले। और सोने से पहले उसकी आखिरी वर्ड थी कि वो प्रॉमिस करता है वो दोबारा से नहीं सोएगा। ये सुनकर बवाता उस पर गुस्सा करती है और उस पे हमला करने वाली थी। लुओफिंग उसे अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। तभी लुओफिंग ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे अचानक ही कुछ वॉरियर अपीयर हो गए हैं और इनमें से एक बंदा बिल्कुल ही पर्पल बेल किंग की तरह दिख रहा था। लुओफिंग फौरन ही उनसे कहता है कि हमारा रास्ता ब्लॉक करना बंद करो। इस पे वो बंदा कहता है कि तुमने हमारे रेस के पर्पल बेल किंग को मारा है। ये सुनकर लुओफिंग अलर्ट हो जाता है। वो कहता है भले हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही वो बताता है कि वो पर्पल बेल किंग का भाई है। ये सब सुनकर लुओफिंग सीवो विंग को एक्टिवेट कर लिया था और वो समझ जाता है कि ये लोग उससे पर्पल बेल किंग का बदला लेने आए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। इस वीडियो के बाद स्टार टावर की ये वीडियो देख लेना, मैंने स्टार टावर के बारे में और भी डिटेल में बताया है।